हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान पेपर 2 की, और इसके अंदर हम देखने वाले पांडु। ठीक है, देखो आपका जो चैप्टर नंबर 20 रहने वाला है रोग निदान पेपर 2 का, वो रहने वाला है पांडु। अब पांडु को हम मॉडर्न में एनीमिया से रिलेट करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जो खून की आपकी कमी हो जाती है नॉर्मल भाषा में। ठीक है, ठीक, इसका जो मॉडर्न पोर्शन है वो मॉडर्न में हम अच्छे से देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आयुर्वेदिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्रोतस की। तो जो आचार्य चरक और आचार्य भागवत बताते हैं, जो ये पांडु होता है वो रसरस स्रोतस की व्याधि होती है। देखो अभी तक हम देखते आ रहे हैं जितनी भी व्याधि होती है वो कहीं ना कहीं स्रोतस में विकृति की होने की वजह से ही होती है, यानी किसी न किसी स्रोतस की विकृत होने की वजह से कोई ना कोई व्याधि देखने को मिलती है। आपके पास टोटल 13 ही स्रोतस है, तो उन 13 स्रोतस की अगर आप एक जगह सभी व्याधि को लिख लेते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं लिख पाते हो तो पहले एक काम करना, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना, देन उसके बाद आप सभी के रोग के अंदर ये देखना कि कौन से स्रोतस के विकृत होने की वजह से कौन सी व्याधि उत्पन्न हो रही है। पहला काम तो ये करना है आपको। नहीं कर पाते तो कमेंट कर देना, मैं आपको शॉर्ट्स में या अलग से किसी वीडियो के अंदर आपको जितनी भी व्याधि है किस कौन स्रोतस की विकृति से हुई है वो आपको सारी बता दूंगा। पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि आपको उन व्याधि के अंदर देखना है कि दोष कौन सा कुपित है, कौन सा दोष दूषित है। वैसे मोस्टली बहुत सारे डिजीज के अंदर आपको त्रिदोष प्रकोपित देखने को मिलेगा, वात आदि त्रिदोष, पित्त आदि त्रिदोष, कफ आदि त्रिदोष। लेकिन अगर किसी डिजीज के अंदर स्पेसिफिक केवल वात है, स्पेसिफिक पित्त है, तो दिक्कत वहाँ पर हो सकती है। तो वो आपको सभी ये काम करना है। ठीक है, ये दो काम आप कर लोगे तो आप काफ़ी हद तक आपका निदान, संप्राप्ति, परिभाषा, आप ये चीज़ बता सकते हो। अगर आपको पता है दोष कौन सा है तो आप निदान बता सकते हो। कहीं ना कहीं दोष आपका संप्राप्ति मदद करता है। ठीक है, क्योंकि निदान आप लिखोगे दोष भी आपको पता है बस, और अगर आपको स्रोतस पता है तो उसके अनुसार आप यहाँ पर संप्राप्ति भी बना सकते हो। देखो संप्राप्ति जो होती है, ऐसा नहीं कि किसी बुक में उस तरह से लिखी है तो वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जिस तरह से आपकी बुक में उस तरह से आपको रटती है। संप्राप्ति का मतलब क्या होता है कि वो एक पैथोजेनेसिस है, मतलब कैसे डिजीज वो फॉर्म हो रही है उसके बारे में आपको जानना है कि कैसे निदानों का सेवन किया, कैसे दोषों को प्रकोपित हुए, कैसे दोष दूसरे समूर्चना हुई, कैसे हमारे जो स्रोतस में अवरोध हुआ, किस तरह से वहाँ पर जाकर फिर व्याधि उत्पन्न हुई है। तो वो चीज़ आपको समझनी है। अब वो चीज़ का तरीका कैसे भी हो सकता है, जैसे भी फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, अगर जैसे मान लो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आप सीधे भी जा सकते हो, टेढ़े भी जा सकते हो, शॉर्टकट भी ले सकते हो, तिरछे भी जा सकते हो, जैसा आपका मर्जी ऐसा जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी तक देखो व्यूज़ कम है तो उस वजह से बच्चों ने कमेंट नहीं किया है कि सर जो संप्राप्ति वो हमारी बुक में अलग है या उस बुक में अलग है, तो क्या सभी संप्राप्ति अलग अलग पढ़े या सभी संप्राप्ति जैसी दी गई है वैसे रटे। नहीं बच्चों, संप्राप्ति कभी भी आपको रटनी नहीं है। संप्राप्ति में आपको सबसे पहले दोष का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको दोष पता है तो दोष के अनुसार कहीं ना कहीं आप निदान तो अपने आप लिख ही सकते हो कि इस निदान सेवन से दोष प्रकोपित हुआ है। और आपको आपको स्रोतस पता होना चाहिए कि कौन सा स्रोतस दूषित हुआ है, उस स्रोतस के अनुसार भी कहीं ना कहीं आप संप्राप्ति को निकाल ले जाते हो। क्योंकि 4 स्टेप तो वैसे भी सिमिलर ही होते हैं कि निदानों का सेवन करते हो, निदानों के सेवन से दोष प्रकोपित होते हैं। ठीक है, दोष प्रकोपित होने की वजह से हमारी जो अग्नि है वो मंद हो जाती है, अग्नि मांग की वजह से आपकी आम की उत्पत्ति होती है, स्रोतो अवरोध होता है। अब कौन सा स्रोतस अवरोध होगा इसके अनुसार कहीं ना कहीं आपकी जो डिजीज है, जो संप्राप्ति है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती है जिनसे आप करके अच्छे से समझ सकते हो, नहीं तो आप रोग निदान हो चाहे कोई अदर सब्जेक्ट हो सेकंड प्रॉफ का, उनमें आप रटते ही रह जाओगे। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो मैं आपको बताता हूँ, तो इनको लिख लिया करो। जैसे स्रोतस आपने लिख लिया कि पांडु ये हमारा रस स्रोतस की व्याधि है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्राणमय स्रोतस की 4 डिजीज बताई थी मैंने आपको, अब याद करने की कोशिश करो, जिसमें आपका श्वास, हिक्का, कास और राजस्मा आता है। ठीक है, ऐसे ही रसवस स्रोतस की पांडु होती है। और एक डिजीज और आप बताइए कौन सी रसवस स्रोतस की डिजीज होती है। ठीक, जैसे अब अगर हम बात करते हैं, अभी आपको कमेंट करके बताना है, एक और डिजीज मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ जो रसवस स्रोतस की होती है। नहीं याद है तो पिछले लेक्चर देखिए। ठीक है, नहीं तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और जैसे कि अब मूत्रवय स्रोतस है तो उसमें मूत्र कृच हो गया, मूत्राघात हो गया, तो ये हो गई। तो इस तरह से अगर आप स्रोतस से पढ़ोगे, इन चीज़ों को एक चीज़ें याद करके पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, पांडु को हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्रोतस की, तो इसमें रसवस स्रोतस होता है, जैसा हमारे आचार्य चरक और आचार्य भागवत कहते हैं। लेकिन आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि रक्त प्रदोषज होता है, क्योंकि पांडु में कहीं ना कहीं खून की कमी हो रही है, तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि रक्त प्रदोषज की वजह से आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, देन इसके बाद इसकी निरुक्ति देखते हैं। देखो निरुक्ति में आपको ध्यान रखना है कि ये कैसा होता है, केतकी के पुष्प की धूल के समान। ठीक है, जैसे केतकी का अगर आपने पुष्प देखा होगा
तो उसकी धूली के समान, तो केसपी का पुष्प होता है उसकी धूली के समान उसका जो कलर होता है, ठीक है। तो केतकी के पुष्प की धूली के समान सफ़ेदी लिवा पीलापन, ठीक है, सफ़ेदी लिवा पीलापन। आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है कि जो केतकी पुष्प के धूल के समान, ठीक है, इस तरह से लिखो। क्योंकि जब तक आप आयुर्वेदिक टर्म नहीं लिखोगे तब तक आपको आयुर्वेद में मज़ा नहीं आएगा, पढ़ने में अच्छी नहीं लगेगी, एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप थे, हमने बिल्कुल आपको हिंदी में बताई, जितना कम आपको आयुर्वेदिक टर्म थे, लेकिन फिर भी चीज़ों को समझाने की कोशिश करी, आयुर्वेदिक को टर्म को समझाने की कोशिश करी। लेकिन अब कोशिश करो, धीरे धीरे आप एडजस्ट हो चुके हो सेकंड प्रॉफ के अंदर, तो आपको यहाँ पर आयुर्वेदिक टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने। क्योंकि फर्स्ट प्रॉफ में मानता हूँ कि थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे भी हुई थी और सभी को होती है जो फर्स्ट प्रॉप में आती है, क्योंकि नया आयुर्वेद होता है तो समझने में थोड़ी टिपिकल हो सकता है। लेकिन अगर आप सेकंड प्रॉप तक सस्टेन कर चुके हो, यानी कि आपने बहुत चीज़ सीख ली है, मुझसे पढ़े हो वेल एंड गुड, किसी से भी पढ़े हो वेल एंड गुड, लेकिन आपको जो आयुर्वेदिक टर्म है वो आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको सेकंड प्रॉफ के लिए ही परस्पेक्टिव से कह रहा हूँ, ये आपके आगे तक यूजी पर्पस के लिए भी, पीजी पर्पस के लिए, क्योंकि जब भी आप पीजी में क्वेश्चन देखना आपको ऐसा कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लो एमसीक्यू आता है कि सफ़ेदी लिए हुए पीलापन, क्या सफ़ेदी लिए हुआ पीलापन तो किस रोग में देखने को मिलता है, ऐसा कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ तक कि आपके यूजी पर्पस में भी यही पूछा जाएगा कि केतकी पुष्प के धूले समान कौन से वर्ण में कौन से रोग के अंदर देखने को मिलता है, तो आप पांडु बताओ। तो यही तो है कि आपको आयुर्वेदिक टर्म पे जाना है, ठीक है। आप कहते रहे सर श्लोक, देखो श्लोक करने हैं, ठीक है, एक लिमिट तक करने हैं, ठीक है। हर चैप्टर के अंदर एक दो श्लोक कर लेते हो, वेल एंड गुड है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। कभी भी ज़्यादा के पीछे भागते हो तो जो हाथ में होता है वो भी नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि आपके बहुत डाउट आते हैं, सर कुछ ने श्लोक करे, देखो फर्स्ट ड्रॉप वाले बच्चों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि आते हैं और जो इनके कॉलेज में एग्जाम बच्चे होते हैं, वो कॉलेज में जो टीचर होते हैं उनसे बोलते हैं श्लोक करो, श्लोक की कॉपी बनाओ, श्लोक की फाइल बनाओ, श्लोक की दुनिया भर करो, और उनको लास्ट टाइम में वो श्लोक याद नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है अपन को ऐसा करना है कि जितना हम करें उतना अच्छा करें, ठीक। तो ये आप भी श्लोक मत क्या करो, मैं भी जितना आपको श्लोक बताता हूँ अगर आप उतना भी कर लेते हो तो काफ़ी है, ठीक है। तो चल श्लोक की बात कर रहा हूँ तो एक और बात बता देता हूँ, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर संप्राप्ति का भी श्लोक बताया जाता है, ये आपके ऊपर है, अगर आपको याद कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनली बताऊँ तो संप्राप्ति के श्लोक को याद करने की कभी भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि संप्राप्ति आपको बताती है कि रोग किस तरह से वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगर आप श्लोक के माध्यम से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, ज़्यादा लेक्चर को नहीं खींचते हुए, आपका टाइम बहुत कीमती है। तो निरुक्ति में हमने बता दिया कि पांडु किसे कहते हैं, जिसमें जो रोगी का जो वर्ण है वो केतकी पुष्प की धूली के समान हो जाए, जिसको हम बोलते हैं थोड़ा सा सफ़ेद और थोड़ा सा पीलापन, सफ़ेदी लिया हुआ पीलापन। पांडु सबसे पांडु रोग में होने वाले हरित हरिद्रादि वर्ण विकृति का भी ग्रहण हो जाता है, ठीक है। तो पांडु सबसे ही उसमें कह रहा है कि हरित वर्ण का हो रहा है, या थोड़ा हरित वर्ण, थोड़ा हरा, थोड़ा पीला, हरिद्रा वर्ण मतलब जो हल्दी का वर्ण है, ठीक है, इनका भी ग्रहण हो जाता है पांडु के अंदर ही। निदान की बात करते हैं, देखो पांडु के अंदर मेनली पित्तज व्याधि होती है, तो यहाँ पर निदान कैसे देखने को मिलेंगे, पित्तज, जिनसे पित्त बढ़ता है। पित्त किससे बढ़ता है, क्षार से, अम्ल से, लवण से, अधिक उष्ण विधा विरुद्धार, असात्व में भोजन, निस्वाप मांस, तेल सेवन, दिवस अधिक सेवन, व्यायाम, अधिक मैथुन, वेग धारण, चिंता आदि, ठीक। हम बात करते हैं संप्राप्ति की। अब देखो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा ना वो चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। पहले हम समझते हैं निदानों का सेवन के संप्राप्ति के बारे में, कि हम यहाँ पर पांडु की संप्राप्ति बढ़ रही है। तो पांडु की संप्राप्ति में आप देखो, पहले आपने किया निदानों का सेवन। निदान कौन से निदान है, जो पित्त दोष को प्रकोपित करेंगे वो निदान है, यानी पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोपित, ठीक। तो पित्त प्रधान त्रिदोष को प्रकोपित है, तो पित्त प्रधान त्रिदोष कोपित से करने से क्या हो गया कि जो भी आपकी रक्त आदि धातु होती है उनमें दुष्टि हो गई, रक्त आदि धातु की क्या हो गई, दुष्टि हो गई। अगर आपकी रक्त आदि धातु की दुष्टि हो गई, ठीक है, या फिर आप और भी इसको थोड़ा ज़्यादा समझ सकते हो, भाई दोषों का प्रकोप हुआ, वही अग्निमंद हुई होगी, आम की उत्पत्ति हुई होगी, आम की उत्पत्ति हुई है, जो रस रक्त आदि धातु है उनकी दुष्टि हुई होगी। अब जब रस रक्त आदि धातु की दुष्टि हो गई होगी तो जो आपका बल है, वर्ण है, ओज है, इन सभी का क्या हो गया होगा, क्षय हो गया होगा। फिर अगर आपको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है तो इनका भी क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। देन इसके बाद आप समझ सकते हो कि जो आपका रक्त है कि रक्त अल्पता हो जाएगी, मतलब रक्त भी अल्प हो जाएगा। भाई जब रस नहीं बन रहा तो रक्त कहाँ से बनेगा, रक्त भी अल्प हो जाएगा। रक्त नहीं बन रहा तो आपको मांस मेद कहाँ से बनेगा, तो मेद भी अच्छे मेद भी कम हो जाएगा। जब यही नहीं बन रहा है, शुक्र ही नहीं बनेगा तो ओज कहाँ से बनेगा, तो ओज की भी आदि होनी हो जाएगी।
जब ओज वगैरह शुक्र वगैरह नहीं बनेगी तो आपके इंद्रिय को तर्पण नहीं हो पाएगा, तो इंद्रिया भी दौर्बल्य देखने को मिल जाएगी। तो इन सभी के अंदर क्या देखने को मिल रही है, आपको विवरणता देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कह देंगे, पांडु रोग कह देंगे। भाई पांडु रोग के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कम हो जाता है। ठीक है, और ब्लड कम हो जाता है, बिल्कुल आपको जो शरीर का जो ऊर्जा जो चमक है वो सब कम हो जाती है, इंद्रिय कमज़ोर हो जाती है। तो ये सभी तो आपको देखने को अंदर मिलता है, पांडु के अंदर यही आपको देखने को मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं पांडु कह देंगे। भाई अगर आपके रस रक्त आदि धातु की दृष्टि हो गई तो शरीर का एक तरीके से पोषण ही नहीं हो रहा ना, भाई रक्त ही नहीं बन रहा है, कोई और चीज़ का भी पोषण नहीं हो रहा है, तो क्या आपका बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे, डिस्कलरेशन नहीं देखने को मिलेगा, ब्लड का लॉस नहीं, सॉरी ब्लड की कमी नहीं देखने को मिलेगी। तो यही तो है, तो ये सारे लक्षण यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं पांडु के प्रकार के। ठीक है, पांडु के भेद के बारे में बात करते हैं। देखो अब पांडु के भेद देखो, पांडु के जो वेद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं आचार्य चरक के अनुसार। वातज पांडु, पितज पांडु, सलेस्मी यानी कफज पांडु, सन्निपातज पांडु और मृत्यु का वचन जन्य पांडु। अब हम यहाँ पर जो लक्षण देखेंगे वो देखेंगे हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, अगर आपको आचार्य चरक के भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा आचार्य सुश्रुत के अनुसार, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने क्या करा है बहुत अच्छे से इनको एक ही, आपको एक वातिक पांडु को श्लोक याद करना पड़ेगा, मोस्टली आपको 5 श्लोक याद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो अभी मैं आपको समझ आता हूँ। और इससे क्या होगा, आपका एग्जामिनर जब देखेगा कि अगर मान लो कि पांडु आ गया, पांडु के आपने भेद में 5 श्लोक लिख दिए, जबकि आपने केवल 1 श्लोक याद करा है और आपने लिख कितने दिए, 5 श्लोक दिए, तो एग्जामिनर कितना खुश हो जाएगा कि बच्चे ने कितना अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, और वो जो श्लोक होंगे वो आचार्य सुश्रुत के अनुसार होंगे, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप आचार्य सुश्रुत का भी लिख सकते हो। वैसे भी आगे जाके आपको पीजी पर्पस में चरक का सुश्रुत दोनों को याद करने होते हैं। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके भेद के बारे में। तो हमने बताया जो पांडु होता है वो 5 प्रकार का होता है, वातज पांडु, पितज पांडु, कफज और सन्निपातज। एंड देन हमारा मृत्यु का वचन जन्य, मतलब मिट्टी खाने की वजह से जो पांडु होता है, जो अक्सर आपने बच्चों के अंदर देखा होगा। पहला हम पांडु देखते हैं, वो होता है वातिक पांडु। ठीक है, अब ये वातिक पांडु के क्या लक्षण है भाई यार, ये भी हमें बता दीजिए सर। अब देखो वातिक पांडु के लक्षण क्या होता है, मतलब ऐसा पांडु जो वात की वजह से होता है, इनके नेत्र में आपको कृष्णता देखने को मिलेगी, शरीर पे काली या पीली सराय देखने को मिलेगी, और इनका जो मल है, मूत्र है, नख है, मुख है, वो सबको कृष्ण विवर्ण मतलब काले वर्ण का देखने को मिलेगा। ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। ये किसने बताए, इनके जो लक्षण है वो कितने बताए, आचार्य सुश्रुत ने। यानी आचार्य सुश्रुत ने भी 5 प्रकार के भेद बताए, आचार्य चरक ने भी 5 प्रकार के भेद बताए। और यहाँ पर जो मैं भेद के लक्षण बता रहा हूँ आचार्य सुश्रुत के अनुसार बता रहा हूँ, आचार्य चरक के अनुसार मैं आपको नोट्स के अंदर बता दूंगा। अब आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, देखो उन्होंने बताया कृष्ण छना, कृष्णा सिरा, थोड़ा सा वीडियो को 10 स्किप कर सकते हो, जितना मैं इतना श्लोक लिख रहा हूँ उसे। अबंधद तदवर्ण विण मूत्र नख ननश्च। ठीक है, राइटिंग थोड़ा है ऐसे ही। ठीक है, वातेन। ठीक है, आप लोग कहते हो राइटिंग के लिए यार, देखो मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, अपनी बेटर कोशिश करता हूँ, जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ इतनी अच्छी लिखने की कोशिश करता हूँ, पर लेकिन यार नोट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप भी पता है सिलेबस कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो थोड़ा हो जाता है यार, पूछ लिया करो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको। तथा अन्य अस्तु परद्रेवस्य, देखो ये आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, अगर आप इस श्लोक को याद कर लेते हो तो आपको करीब करीब 5 श्लोक याद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो पहले हम बात करते हैं वातिक पांडु के लक्षण के बारे में। तो वातिक पांडु के लक्षण क्या है, कृष्णेम अक्षणा। अक्षणा मतलब जो आपकी आंखें होती है वो आपकी काली देखने को मिल जाएंगे वातिक पांडु के अंदर। और कृष्णा सिरा अबद्धम। ठीक है, सिरा अबंधद, तो ये तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो कृष्णा सिरा मतलब जो काली सिराएं है वो आपके शरीर पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पहला क्या बताया, कृष्ण मतलब काली आंखें देखने को मिल जाएगी और आपके शरीर पर भी काली काली सिराएं देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा होता है तद वर्ण विण मूत्र नख नश्च। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है जो आपका मतलब जो विण है, मूत्र है। ठीक है, विण मूत्र मतलब वही मल है, मूत्र है, नख है, ठीक, एंड मुख है, और अनस्य मतलब जो मुख है, तो वो सब कैसे वर्ण का देखने को मिलेगा, वो भी आपको कृष्ण वर्ण का देखने को मिलेगा। मतलब वात के अंदर सभी चीज़ आपको कृष्ण वर्ण की देखने को मिलेगी। भाई कृष्ण आपकी आंखें कैसे मिल रही थी, काली। शरीर पर भी जो शरीर था उस पर भी जो सिरा है वो काली काली देखने को मिल रही थी।
जो नख है, मल है, मूत्र है, वो भी आपको कृष्ण वर्ण का देखने को मिल रहा था। जैसे हम बात करते हैं पित्तक पांडुक लक्षण के बारे में, अब सेम यही रहेगा। जैसे कृष्ण अक्षिण की जगह आपको पी जोड़ देना है, यहाँ इस कृष्ण की जगह आपको क्या जोड़ देना है, पित्त जोड़ देना है कि पित्त अक्षयन, आपको दिख रहा है ना, हाँ, पित्त अक्षयन पित्त शिरा अबद्धम तद्वर्णम वित्त मूत्र नखानस्य पित्तेन पांडु मनुजम व्यवस्य एर युक्तम तथा अन्यस तथा उपद्रवम च, ठीक है, उपद्रवस च। तो ये बता देना, ठीक है, मतलब केवल क्या जोड़ना है, जैसे वात में कृष्ण जोड़ देना है तो कृष्णे नक्षनम कृष्णेम शिराबद्धम तद्वर्णम वित्तम विणमूत्र नखनस्य और ये पूरा सेम, ठीक है। अब पित्त का जोड़ना है तो कृष्ण की जगह पित्त अक्षनम पित्तम शिरामनबद्धम तदम वर्णम विणमूत्रम, बस केवल दो जगह चेंज करना है। फिर हम बात करते हैं कवच की, ठीक है, सेम ऐसे कवच के अंदर भी आप कर सकते हो, कितना तो आसान है यार, ठीक है। तो कवच के अंदर क्या कर सकते हो कि इसमें क्या हो जाएगा, सकल वर्ण हो जाएगा, क्या वर्ण हो जाएगा, सकल वर्ण हो जाएगा, सकले सकले मतलब थोड़ा सा श्वेत वर्ण है, तो सकलेन अक्षनम सकलेन शिराबद्धम, बस। तो कृष्ण वर्ण पीत वर्ण सकलेन अक्षनम, तो ये आपको आचार्य सुश्रुत के अनुसार तीनों के हो गए, ठीक है, तीनों के हो गए श्लोक याद, ठीक है, वात के भी हो गए, पित्तज के भी हो गए, कफज के भी हो गए, समझ रहे बात को, ठीक है, ठीक। फिर हम बात करते हैं हमारे दो बचे, एक सन्निपातज पांडु। एक्चुअली में मैंने आपको गलत बता दिया, देखो क्या चीज़ मैंने गलत बताई, आचार्य चरक की और आचार्य सुश्रुत की। आचार्य चरक ने 5 माने थे, वातज पांडु, पितज पांडु, कफज पांडु और सन्निपातज पांडु और मृतिका वचनजन्य पांडु, जबकि आचार्य सुश्रुत ने वातज पांडु, पितज पांडु और कफज पांडु के बारे में बात किया था, ठीक है। जबकि आचार्य माधव निदान की बात करें तो उन्होंने वातज, पितज, कफज और सन्निपातज की बात करी थी, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार तीनों के हम लक्षण देख चुके हैं, ठीक। तो अब हम नोट्स पे एक बार जाते हैं, सन्निपातज की भी बात करेंगे और देन उसके बाद मृतिका वचनजन्य के बच्चे से हम बात करेंगे। चलिए, ये बात अभी तक आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर अभी हम क्या बात कर रहे थे, पहले हमने देखा कि जो पांडु है वो हमारा श्लेष्मरुतस की व्याधि होती है, और निरुक्ति में देखा कि इसका जो रोगी होता है वो केतवी के पुष्पी सवाल इनका जो वर्ण हो जाता है, और निदान पित्तज होते हैं मेनली, निदानों के सेवन से पित्त प्रधान वात आदि दोष प्रकोपित होते हैं जो कि रक्त आदि को दोष को दूषित करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से धातु में सैथलते आ जाती है, गुरुता आ जाती है, दोष उससे प्रदूषित हो जाते हैं, बल वर्ण ओज ने उन सभी गुणों में हानि होती है, रक्त कम हो जाता है, मेद कम हो जाता है, ओज की हानि हो जाती है, इंद्रिय सतल्य हो जाती है, जिसके कारण शरीर का जो वर्ण है वो विकृत हो जाता है। और जब भी शरीर का वर्ण विकृत होएगा, चाहे किसी भी प्रकार से हो, देखो मेन पांडु के अंदर यही होता है, जब शरीर का विकृत वर्ण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पांडु रोग कहते हैं। पांडु रोग क्या है कि शरीर के वर्ण का विकृत होना। अब शरीर का रोग का वर्ण का कैसा विकृत हो जाए, चाहे हरा हो जाए, चाहे पीला हो जाए, काला हो जाए, वही क्या है यहाँ पर पांडु है, ठीक है। पूर्व रूप क्या होते हैं, पूर्व रूप में मतलब ये है कि जो आपका त्वचा में विकार आते हैं, ठीक है भाई, रक्त से रिलेटेड है तो त्वचा में डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, बार बार थूका आएगा, शरीर में लूजनेस हो सकती है, मृदु वचन मिट्टी खाने की इच्छा कर सकती है, मल मूत्र का पीत वर्ण हो सकता है, प्रक्षेप कूट सोच हो सकता है, मतलब जो आपके आंखों की स्वेलिंग हो सकती है, अक्षी मतलब जो अक्षी का गोलक होता है उसमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। सामान्य लक्षण क्या होते हैं, दौर्बलते आती है, थकावट हो जाती है, सदन अन्न से द्वेष हो जाता है, अग्निमांद होती है, गात्रसूल होता है, ज्वर होता है, श्वास होता है, रुचि होता है, शून्य अक्षयकूट होता है, हरित वर्ण होता है, लोम होता है, रोम का वर्ण हरित होना, हरित शरीर की कांति का नष्ट होना, अनेक निद्रा आना, बार बार फूकना, अल्पवाक, कम बोलना और पिंडी को द्वेष्टन, ठीक है, पिंडियों में ऐठन। तो ये सब लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी सिमिलर लक्षण है। अब हम बात करते हैं कि भेद के अनुसार स्पेसिक लक्षण के बारे में, स्पेसिक रूप के बारे में। जैसे आचार्य चरक ने 5 प्रकार का बताया, आचार्य सुश्रुत ने 3 प्रकार का, वातज पांडु, पितज पांडु, कफज पांडु। आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखो वातज पांडु के में आपको क्या लेना है, कृष्ण वर्ण लेना है, कृष्ण अक्षेन लेना है और कृष्ण सिरा अनबद्धम लेना है, और बाकी का जो सेम है वो सब सेम रहता है। पितज के अंदर क्या लेना है कि पीत वर्ण लेना है, और श्लेष्मज के अंदर शुक्ल वर्ण लेना है, सॉरी शुक्ल वर्ण नहीं होगा, वो होगा सकले, मतलब शुक्ल बोल सकते हैं, सकले बोल सकते हैं, सकले लक्षण, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर जो लक्षण लिखे वो आचार्य चरक के अनुसार है। जैसे वातिक पांडु हुआ तो त्वक, जो आपकी स्किन है, मूत्र है, नेत्र आदि है, रुक्ष हो जाएंगे, कृष्ण हो जाएंगे, अरुण वर्ण के हो जाएंगे। यहाँ पर भी क्या है आपके भाई, आपके स्किन्स हो गए, जो आपके वेस्टेज हो गए, आपके आइज वगैरह हो गए, वो सभी रुक्ष वात की वजह से और कृष्ण वर्ण हो जाएंगे और अरुण वर्ण के हो जाएंगे वात पांडिक में। और सूचिका बद्धतम पीड़ा कंपन,
मतलब आपको सुई चुबाने जैसी पीड़ा होगी, कंपन होगी, अनाव होगा। पित्त पांडु के अंदर जो मल मूत्र है वो पीत वर्ण के हो जाएंगे। दांत तृष्णा ज्वर देखने को मिलेगा। रोगी का वर्ण बहुत ज़्यादा पीला देखने को मिलेगा, अतिसार देखने को मिलेगा। सिलिस्मस के अंदर मुख से कफ निकलता हुआ देखने को मिलेगा। देन श्वेतु देखने को मिलेगा, संद्रा देखने को मिलेगा। आलस्य, गौरवता, त्वचा, मलमूत्र आपको श्वेत देखने को मिलेंगे। संधिपातज के अंदर मिले जुले आ जाएंगे वातज पित्तज के, ज्वर, अरुचि, आलस, सर्दी तीनों के आ जाएंगे। वातज के, पित्तज के, सलिस्मस के, तृष्णा और क्लास देखने को मिलेगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं मृतिका बच्चन जन्य पांडु की। देखो एक बार मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ, देन इसके बाद मैं आपको लिख कर समझाता हूँ। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मृतिका बच्चन जन्य पांडु, इसकी अलग से संप्राप्ति भी पूछ ली जाती है। देखो मैं एक बात और समझा देता हूँ आपको, शायद आपने अभी नहीं पूछी है, जैसे कुछ लोग और देखेंगे तो वो बात पूछ सकते हैं कि जब भी संप्राप्ति लिखते हैं या केवल संप्राप्ति, हमें ये पूरा चार्ट बनाना होता है। देखो जब भी आप संप्राप्ति लिखते हो तो संप्राप्ति के अंदर इस चार्ट के साथ आपको इनको लिख देना है अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, ऐसे पैराग्राफ में। मतलब पैराग्राफ में 3-4 लाइन लिख देना कि आपने निदानों का सेवन, पित्त प्रकोप निदानों का सेवन किया, जैसे कि क्षार, अम्ल, लवण, तो इनसे हमारे जो पित्त प्रधान था वो दूषित हुआ, उसी के साथ बाकी दोष भी दूषित होते हैं जो कि हमारे धातुओं को दूषित करते हैं, जिनके मतलब इसी कोई, खैर आपको जैसा भी लिख सकते हो टूटा फूटा, उसी कोई पैराग्राफ के फॉर्म में लिख देना और चार्ट को बना देना। आप ये मत सोचना कि सर 2-2 बार क्यों लिखना होता है, क्योंकि एग्जामिनर को वो लिखा हुआ भी चाहिए होता है और ऐसे फ्लो चार्ट में भी होता है। पढ़ना उसे वो फ्लो चार्ट ही होता है बेशक, फिर भी वो फ्लो चार्ट ही पड़ेगा, लेकिन आपको बनाना दोनों है, ठीक है, क्योंकि इतना कंटेंट नहीं होता है कि आप यहाँ पर कई पेज भर सको। अगर एग्जाम में 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है यानी कि उसमें 4 पेज भरने आपको होते हैं अप्रोक्स, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बेसिकली जो हमारी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेज हैं उनके अंदर, ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी मोस्टली ऐसा ही होता है, कुछ के अलग अलग होता है। फिर भी जब भी आपको लॉन्ग के अंदर लिखना है तो 4 पेज तो भरने ही होते हैं, तो उसके लिए आप इतने से कम नहीं आता है, आपको सभी चीज़ याद नहीं आती है। तो अगर आपको संप्राप्ति याद है, संप्राप्ति को पैराग्राफ फॉर्म में, एक बार टेबल फॉर्म, चार्ट, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से बनाकर अगर आप लिखोगे तो आपके पेज भी भरेंगे और नंबर आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। दैन इसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि मृतिका भक्षण जन्य पांडु, मतलब ऐसा पांडु जो मिट्टी खाने की वजह से वो होता है। और अभी भी आप जो वीडियो देख रहे हो उन्हें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने बचपन में मिट्टी खाई थी, जैसे मुझे भी मिट्टी खाने का बहुत शौक था, ठीक है। तो मिट्टी खाने का बहुत शौक था, तो इसका कहीं ना कहीं कारण एनीमिया भी होता है, या दूसरा कहीं ना कहीं कैल्शियम वगैरह की कमी भी होती है, खून की कमी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मिनरल विटामिन की कमी होती है, ठीक है। तो उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में ना करते हो, बस इतना बात करते हैं कि मिट्टी खाने की वजह से पांडु कैसे होता है। पहला बताया गया है कि मिट्टी का सेवन से अभ्यस्त व्यक्ति में से कोई दोष कुपित हो जाता है, में से कोई दोष कुपित हो जाता है, मतलब वात दोष भी कुपित हो सकता है, पित्त भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है। डिपेंड कर रहा है कि आप किस प्रकार की मिट्टी खा रहे हो। यदि आप कसाई मिट्टी खा रहे हो तो आपका यहाँ पर मेनली वात दोष प्रकोपित होगा। यदि आप थोड़ी सी ऊसर या क्षार युक्त मिट्टी खा रहे हो तो पित्त दोष है। अगर मधुर मिट्टी खा रहे हो तो कफ प्रकोपित है। इन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया है कि मिट्टी खाने की वजह से आपको कोई भी दोष प्रकोपित हो सकता है, ठीक है, कोई भी दोष प्रकोपित हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की मिट्टी खाते हो। अगर आपने मिट्टी खाई होगी तो मिट्टी भी एक कड़वी मिट्टी होती है। अगर आप चूल्हे की मिट्टी खा के देखना, चिकनी मिट्टी खा के देखना, ठीक है, या फिर नॉर्मल रेतीली मिट्टी खा के देखना, तो अलग अलग टेस्ट आएगा सभी के अंदर, ठीक है। आप क्यों बता रहे, क्योंकि सर ने टेस्ट की हुई है, ठीक है, बचपन में थे, अभी भी मेरे को याद है वो सब टेस्ट वगैरह। तो ये सब टेस्ट अलग अलग होते हैं। तो यही है कि जिस प्रकार के आप मिट्टी खाओगे उस प्रकार का आपको दोष प्रकोपित देखने को मिलेगा। और मिट्टी का के अपने रुक्ष गुण के कारण, और मिट्टी का जो गुण होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, याद रखना, रुक्ष गुण होता है, रुक्ष गुण होता है, ठीक है। रुक्ष गुण के कारण आहार रस तथा रसादि धातुओं का रुक्ष बना देती है, ठीक है। तो जो भी आपकी रसादी धातु होती है, रसादी धातु, रक्तादी धातु है, तो उन सभी को क्या कर देती है, वो रुक्ष बना देती है। देखो मिट्टी का अपना एक खुद का गुण होता है, क्या होता है, वो होता है रुक्ष गुण। मिट्टी का अपना एक गुण होता है, वो होता है रुक्ष गुण, जिसकी वजह से जो भी स्रोतस है, जो भी रसादी धातु है, उनको रुक्ष बना देती है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर एक बार वो रुक्ष बन गए तो मिट्टी का परिपाक अग्नि द्वारा ना होने पर इन रक्तादी धातुओं का वहन करने वाले स्रोतस का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे धातुओं का पोषण उचित रूप से नहीं हो पाता। इंद्रियों के बल का नाश, तेज वीर्य, रोजगार नष्ट होता है, सब पांडु रोग कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि ये जितना भी अन्न था, आहार था, उन सभी को रुक्ष कर दिया, जो भी आपकी धातु है उसको रुक्ष कर दिया, जिसकी वजह से मिट्टी का क्या होगा, परिपाक नहीं हो पाता है अग्नि के द्वारा, जिसकी वजह से जो भी रक्तादि धातुओं का बहन करने वाले जो स्रोतस है उनका मार्ग अवरोध हो जाता है। भाई अगर अच्छे से मिट्टी का पाक नहीं हो पाएगा तो मिट्टी क्या करेगी, अवरोध उत्पन्न करेगी। एक बार अवरोध हो गया, रक्तादि धातु में अवरोध हो गया, तो इससे क्या होगा, पूरे शरीर का पोषण नहीं होगा। अगर पोषण नहीं होगा, भाई रक्तादि धातुओं की दृष्टि हो गई, रक्तादि धातुओं के स्रोतस में अवरोध हो गया,
गया तो रक्त का ही अवरोध हो गया, तो शरीर का पोषण ही नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से इंद्रियों का बल का नाश, तेज, वीर्य और इन सभी का नाश आपको देखने को मिलेगा। अब समझते एक बार इसको संप्राप्ति को। ये मैंने आपको क्या बताया इस वीडियो के अंदर, सॉरी इसके पेज के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने बताया कि अगर आप मिट्टी का सेवन करते हो, मिट्टी का भक्षण करते हो, अब जो मिट्टी खा रहे हो तो वो कसाई मिट्टी भी हो सकती है, ठीक है, और कसाई आप जानते हो वात को बढ़ाने वाली होती है। फिर होती है ऊसर मिट्टी या फिर क्षार युक्त मिट्टी जो कि पित्त को बढ़ाएगी। तीसरी होती है मधुर मिट्टी जो कि कफ को बढ़ाती है। इन तीनों के अंदर कोई सी मिट्टी हो सकती है। इसे खा रहे हो तो वात का प्रकोप हो रहा है, इसे खा रहे हो तो पित्त का प्रकोप हो रहा है, इसे खा रहे हो तो कफ का प्रकोप हो रहा है। तो अभी कसाई मिट्टी खाने की वजह से क्या हुआ, वात का प्रकोप हुआ, तो ये क्या करेगा, जो भी रक्त आदि धातु है, ठीक है, और जो भी शरीर के अंग या धातु उन सभी में क्या ला देगा, रुक्षता ला देगा। किस में ला देगा, आपके शरीर की जो धातुएं होती है, रस रक्त आदि धातुएं होती है, इन सभी में रुक्षता लाने का काम करता है कसाई मिट्टी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसमें वात की प्रकोप की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रुक्षता लिया, रुक्षता लिया, यहाँ से पित्त दोष प्रकोपित है, यहाँ से कफ दोष प्रकोपित था, तो त्रिदोष प्रकोपित था। अब तीनों दोष तो प्रकोपित थे ही, तीनों दोष प्रकोपित थे, उसके साथ जो मिट्टी का जो रुक्ष गुण था वो भी इनके साथ आ गया। भाई मिट्टी का जो रुक्ष गुण था वो भी इनके साथ आ गया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी का क्या होगा, अविपाक हो जाएगा। मिट्टी का भाई मैंने पहले ही बता दिया कि वात ने क्या कराया कि धातु के अंदर रुक्षता ला दी, धातु के अंदर रुक्षता ला दी, वात का ये काम हो गया। पित्त और कफ इनके साथ मिल जाते हैं और खुद जो मिट्टी का गुण होता है वो होता है कि वो और भी ज़्यादा रुक्ष गुण उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से मिट्टी का अविपाक होता है। मिट्टी का क्या होता है, अविपाक, मतलब उसका डाइजेशन वगैरह नहीं होता। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो स्रोतो अवरोध होगा। स्रोतो अवरोध किसका होगा, जो रक्त आदि स्रोतस होते हैं, रक्त आदि जो भी स्रोतस होते हैं उनमें अवरोध देखने को मिलता है। और क्योंकि रक्त आदि स्रोतस की तो व्याधि होती है, तो रक्त आदि स्रोतस में आपको अवरोध देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से धातु के पोषण अभाव देखने को मिलेगा, धातु का पोषण नहीं होगा। और धातु का पोषण नहीं होगा तो आप कह सकते हो कुछ आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। वो जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं उसे हम बोले पांडु रोग की उत्पत्ति। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, समझ में आया कुछ जो मैंने आपको बताया, ठीक। देन इसके बाद लक्षण आप लिख सकते हो कि सुन गंड अक्षी रूप में, मतलब जो अक्षी कूट गंड भू प्रदेश में शोष हो सकता है। सुन पान अभिमेहन पैर नाभि और मूत्रजम शोष हो सकता है। कोष्ठ की रिमी रक्त तथा कफ मिश्रित मल का त्याग हो सकता है। साध्य साध्या की बात करते हैं तो बहुत पुराना पांडु रोग समय अधिक बीत जाने पर असाध्य हो जाता है। और अधिक पुराना शोषित पांडु, जो पांडु रोगी सभी वस्तुओं को पीत वर्ण को देखता है जिसका शरीर श्वेत वर्ण का हो, ठीक है, तो ये हमारे असाध्य के लक्षण बताए गए हैं कि इनके अलावा जो भी पांडु होंगे वो साध्य होंगे। इसी के साथ हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सब समझ में आ गया है तो मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दे। थैंक यू गाइस।